साहब आप तो ये कह रहे हैं कोई लेना देना नहीं, लेकिन हुकूमत बड़ा शदीद जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, पैसे चले हैं, हॉर्स ट्रेडिंग हुई है जहाज़ में कराची से, अभी तक सबूत तो कोई नहीं आए। लेकिन अगर ऐसे सबूत सामने आ गए या ये आ गया कि अपोजिशन की अदम एतमाद के पीछे वही हाथ हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को पहले निकाला और अब इमरान खान को निकालने की, अब हम तो अभी तक सबूत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा साबित हो जाता है बड़ा सियासी नुकसान होगा। देखिए नवाज शरीफ और उस ज़माने में जो भी हुआ, नवाज शरीफ पर क्या इल्ज़ाम था जी? पहले कहा जी 4 हलके खोलो, उन्होंने कहा ठीक है। फिर कहा 10 हलके खोलो, उन्होंने कहा ठीक है। फिर कहा 50 हलके खोलो, उन्होंने कहा ठीक है। कहा 70 हलके खोलो, उन्होंने कहा ठीक है। जितना वो आगे जाता रहा, यहाँ से कहता बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, कहीं उनको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। और आज आप खुद देख रहे हैं, आप भी गवाह हैं इस बात के कि एक ऐसा शख्स इस हुकूमत की असम्बली की एक कुर्सी पे बैठा हुआ है कि कोई 65,000 के बाद लगभग लोग कहते हैं कि उसके वोटों से जाली वोट निकले हैं। आप डिप्टी स्पीकर की बात कर रहे हैं। और जाली वोट ऐसे निकले हैं कि हाथ के अंगूठे तो डबल लगे होंगे उसके ऊपर, कहीं जी अंगूठा तो नहीं होता, मोहर लगता है, लेकिन यहाँ पर अंगूठे तक लगे हैं जी, और पाँव के अंगूठे तक लगे हैं। अच्छा, इस किस्म के लोग इनके इतने आला मनासिब पर बैठे हुए हैं, कोई हया और शर्म नहीं है कि इस किरदार के बावजूद अपने आप को कहते हैं कि हम मारूफ हैं और बाकी मुनकर हैं। नहीं, लेकिन मौलाना साहब सवाल ये है ना कि अगर ये साबित कल को हो जाए कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है या इस आपकी तहरीक के पीछे कोई खुफिया हाथ था, तो फिर क्या होगा? किसका खुफिया हाथ हो सकता है? किसका पाकिस्तानी है ना हम लोग जी, किसका खुफिया हाथ हो सकता है? यानी हमारा इल्ज़ाम था, और सामने वो हक़ायक़ पर मबनी था, ज़मीनी हक़ायक़ हमारे पास थी कि इलेक्शन में धांधली हुई है। खुद तो आप आए धांधलियों से, जो रहा सहा काम था वो मेंबरान को ख़रीदने से किया आपने। जहाज़ उड़ते रहे, जहाज़ उड़ाने वाले कहते रहे कि हाँ हमने इस परवाज़ में इतने परिंदे जो है उठा के ले आए हैं, हमने इतने पैसे लगाए हैं। आज भी उनके दोस्त जब इंटरव्यूज़ देते हैं तो कितने अरब और कितने अरब दिए, हर एक कहता है मैंने दिए, मैंने इतना दिया, मैंने इतना दिया, मैंने इतना दिया। तो जिसकी बुनियाद ही धांधली पे हो, जिसकी बुनियाद मेंबरान के ख़रीद फ़रोख्त पर हो, जिसमें ख़रीदने वाला भी मालूम है और ख़रीदा जाने वाला भी मालूम होता है, ये सारे किरदार उसके अपने हैं, और अपने शीशे में आज अपने आप को देख रहा है तो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाता है। लिहाजा इस किस्म की चीज़ों के बारे में हमने अगर कहा है तो वाज़ेह तौर पर कहा है कि धांधली किसने की थी, एस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल था। हमने अगर गिला शिकवा किया है, बंद कमरे में नहीं किया, सरेआम किया है। लेकिन आज अगर हम कहते हैं कि अब सूरत हाल जो है वो इदारों की तरफ से गैर जानबदारी का तासुर आ रहा है, तो हम वेलकम करते हैं इसको। हम तो यही तो हम चाहते थे। कितने पुरुमीद है मौलाना साहब कि ये न्यूट्रलिटी आखिर तक बरकरार रहेगी, क्योंकि आखिरी रात में भी फैसले। देखिए मैं गुजारिश करूँ जी, जहाँ तक है जी न्यूट्रलिटी का जी, न्यूट्रलिटी बतौर फरीज़े की होनी चाहिए। ये नहीं कि आप किसी पर एहसान डालते हैं जी कि मैं इस मामले में गैर जानबदार हूँ, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा या वगैरह वगैरह। इसको एक उसूल और एक फरीज़े के तौर पर हमें अपनाना चाहिए। आइन ने जिसका जो दायरा कार मुतय्यन किया है, अगर हम उसी के अंदर रहते हुए फिर एक दूसरे को कोऑपरेट किया जा सकता है। मुख्तलिफ शोबे हैं, हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और उस ताल्लुक़ की बुनियाद पर पूरे मुल्क को और रियासत को चलाया जाता है। तो मैं तो खुद हूँ नज़रियाती आदमी, और इस नज़रिए का कायल हूँ कि अगर हम आइन के तहत दिए हुए दायरे कार में रहते हुए अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, मुल्क में कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी। अगर मौलाना साहब आखिरी वक्त में कुछ ऐसा हो जाए कि अदम एतमाद में से हवा निकल जाए, क्या करेंगे आप लोग? देखिए मैं एक बात अर्ज़ करूँ, पहले तो ये एक मफरूज़ा है, इंशाअल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि एक वक्त था जब अदम एतमाद नहीं भी था ना, तो क्या हम मैदान में नहीं थे? लिहाजा ये बात कहना कि अगर ये एक नुक्ता जो है कहीं आगे पीछे हो गया तो इसका मतलब पूरा दुनिया जहान बंद है हमारे लिए। हम आज भी उनके ख़िलाफ़, मैं फिर कहता हूँ, हम जिहाद शरई लड़ रहे हैं।
ہم شرعی طور پر اپنے آپ کو پابند سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے منکرات سے قوم کو نجات دلایا جائے، اس قسم کی فتنے سے قوم کو آزاد کیا جائے، اور وہ فریضہ اس کے بعد بھی جاری رہے گا۔